नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। इस वीडियो में हम घटना चक्र के इकोनॉमी का करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। इसमें अक्टूबर नवंबर 2019 से जुलाई अगस्त 2020 तक के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। आज के सिनेरियो में प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स से स्टैटिक क्वेश्चंस की बजाय इकोनॉमी का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यह सीरीज आने वाले सभी एग्जाम्स में समान रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इकोनॉमी का एंटायर करंट अफेयर्स हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण आर्थिकी घटनाक्रम। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एन.के. सिंह। आगे है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में संघीय करों में राज्यों का क्या हिस्सा था? तो इसमें राज्यों का जो हिस्सा था वह था 41%। आगे देखते हैं, 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में किस वर्ष के लिए रिकमेंडेशन दी गई है? तो यह ईयर है वित्तीय वर्ष 2020 और 21। आगे देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती 1% की किस राज्य के हिस्से के बराबर है? तो यह जम्मू कश्मीर के हिस्से के बराबर है। आगे है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कर राजस्व जीडीपी के कितने प्रतिशत है? यह जीडीपी के 17.5% है। आगे देखते हैं, 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है, जो अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व यानी राज्यों का हिस्सा के कितने परसेंट है? यह राज्यों के हिस्से के 4.31% है। आगे देखते हैं, 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करना है? तो 15वें वित्त आयोग को अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत करना है, जिसमें 2021 से लेकर 2026 तक की अनुशंसाएं यानी रिकमेंडेशन शामिल की जाएंगी। आगे है, केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, यह कितना एक्सपेक्टेड है? तो यह है जीडीपी का 3.5%। आगे देखते हैं, बजट अनुमान 2020-21 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो राजस्व घाटा बजट अनुमान में 2.7% एक्सपेक्टेड है। अगला प्रश्न है, बजट अनुमान 2020-21 में प्राथमिक एवं प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है। तो यह प्राथमिक जो घाटा है जीडीपी का 0.4% और प्रभावी राजस्व घाटा 1.8% यानी 1.8% अनुमानित है। आगे देखते हैं, बजट अनुपात 2020-21 में आय प्राप्ति के सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें है उधार और अन्य देयताएं 20%, निगम कर है 18%, जीएसटी जिसे वस्तु और सेवा कर कहा जाता है यह है 18%, और आयकर यानी इनकम टैक्स यह है 17%, और भिन्न जो कर से संबंधित विभिन्न राजस्व हैं यह 10% है। आगे देखते हैं, बजट अनुमान 2020-21 में व्यय के सबसे बड़े घटक कौन कौन से रहे, यानी एक्सपेंडिचर के सबसे बड़े घटक कौन है? तो यह क्रमशः है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो कि 20% है, ब्याज अदायगी जो कि 18% है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 13% हैं, वित्त आयोग और अन्य अंतरण ये 10% हैं। आगे देखते हैं, बजट अनुमान 2020-21 में कुल सब्सिडी व्यय कितनी प्रस्तावित है? तो यह है 2,62,108.76 करोड़ रुपए, जो कि सकल व्यय का लगभग 8.62% है। आगे देखते हैं, कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय होता है। तो कुल सब्सिडी का जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है वह खाद्य मदों में होता है, जो कि 44.1% है। आगे है, बजट अनुमान 2020-21 के सकल बजटीय व्यय में जो ब्याज
अदायगी है उसका हिस्सा कितना है, तो ब्याज अदायगी का हिस्सा है 18%। आगे देखते हैं बजट अनुमान 2020-21 में कर जीडीपी का अनुपात कितना अनुमानित है, तो कर जीडीपी का जो अनुपात एक्सपेक्टेड है यानी एस्टिमेशन किया गया है यह है 10.77%। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 2020-21 में डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात एवं इनडायरेक्ट टैक्स जीडीपी अनुपात कितना है, तो जो डायरेक्ट टैक्स अनुपात है यह 5.9% है और इनडायरेक्ट 4.9% है। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर किया जा रहा है, तो इसमें जो सबसे अधिक व्यय वाली योजना है ये बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो यह योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 2020-21 में बजट के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो यह है आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास एवं जिम्मेदार समाज। आगे देखते हैं 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, तो ये बजट का आकार था 30,42,230 करोड़ रुपए, यानी ये बजट का कुल साइज था। आगे देखते हैं बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का क्रमशः अंश कितना है, तो इसमें राजस्व प्राप्तियों का है 66.43% और पूंजीगत प्राप्तियों का है 33.57%। आगे बढ़ते हैं बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते पर क्रमशः कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है, तो यह क्रमशः है 86.46% एवं 13.54% अनुमानित है। आगे देखते हैं वर्ष 2025 तक दुग्ध उत्पादन क्षमता में कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य है, तो जो दूध का प्रसंस्करण क्षमता है उसे 108 मिलियन टन करने का टारगेट रखा गया है। आगे देखते हैं किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी होगी, यह ईयर निर्धारित किया गया है 2030 यानी 2030 तक। आगे देखते हैं बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र में तथा कौशल विकास हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, तो इसमें शिक्षा के विकास हेतु ये 99,300 करोड़ है और जो कौशल विकास यानी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है यह है 3,000 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं राज्यों के सहयोग से पीपीपी मॉडल, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, कितने शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है, तो इसमें 5 नए शहर शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु किस नई योजना का शुभारंभ किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है निर्वीक, जिसका फुल फॉर्म होता है निर्यात ऋण विकास योजना, निर्यात ऋण विकास योजना। आगे बढ़ते हैं केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, तो इसके लिए 103 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। आगे है बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइनों के विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा गया है, तो इसके अंतर्गत 27,000 किलोमीटर की जो रेल लाइनें हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। आगे देखते हैं 2020-21 में परिवहन अवसंरचना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, तो ट्रांसपोर्ट हेतु 1.70 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। आगे है वर्ष 2020-21 हेतु विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव है, यह है 22,000 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं स्थानिक संग्रहालय सहित प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 जो आर्कियोलॉजिकल स्थल हैं यानी पुरातत्व साइट्स हैं का विकास किया जाएगा, तो इसमें कौन कौन से पुरातत्व शामिल हैं, तो इसमें शामिल है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, शिव सागर जो कि असम में है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है और
आदिचनल्लूर जो कि तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं, कोलकाता में भारतीय संग्रहालय का रिनोवेशन यानी पुनरुद्धार करते हुए मुद्रा शास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। यह किया जाएगा पुराना टकसाल भवन कोलकाता में। आगे देखते हैं, वर्ष 2020-21 में संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इस संस्थान का नाम है राष्ट्रीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान। आगे है, बजट 2020-21 में किन 5 वस्तुओं को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? यह 5 आभूषण है बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा। आगे है, बजट अनुमान 2020-21 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए 5,958 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आगे देखते हैं, बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमा राशि का बीमा दायरा जो कि वर्तमान में 1 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर कितना किया गया है? यह 5 लाख रुपए किया गया है। आगे है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर 2018 और 19 के लिए कितनी थी? तो 2018 के लिए थी 3.6% और 2019 के लिए है 2.9%, जो कि अनुमानित है अभी। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में कितनी थी? यह अग्रिम अनुमान 5% के लिए थे, यानी 5% थी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड वृद्धि दर अनुमानित है। तो यह 2018-19 के लिए 6.6% और 2019-20 के लिए 4.9% अनुमानित है। आगे है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये क्रमशः है गोवा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय है 4,22,149 रुपये। इसके बाद है सिक्किम का नंबर, तो सिक्किम में जो प्रति व्यक्ति आय दिखाई गई है वह है 3,17,134 रुपये। देन हरियाणा में 2,03,340 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई गई है। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का GDP के संदर्भ में कौन सा स्थान है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के पर्सपेक्टिव में 5वें स्थान पर है। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का टारगेट है? तो यह 2025 तक का टारगेट है। फिलहाल यह टारगेट कोविड के पहले का था और कोविड के बाद की सारी जो परिस्थितियां हैं वह बदल गई हैं, तो आई थिंक इस टारगेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में कितने मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ? तो यह 285 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। आगे है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादकता यानी फूड जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी? तो यह थी 2,299 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे देखते हैं, 10 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो यह था 461.2 बिलियन डॉलर। आगे है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे एकल प्रबंध व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व में रेल नेटवर्क के क्रम में किस स्थान पर है? यह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आगे देखते हैं, दुग्ध उत्पादन में दुग्ध के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति जो दुग्ध की यानी दूध की उपलब्धता है वह है 394 ग्राम प्रति व्यक्ति। वैश्विक स्तर पर जापान को पछाड़ते हुए 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन सा देश है? यह है चीन।
आगे है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 18-19 के 7.5% से कम होकर 2019-20 में कितने परसेंट आ गई है? तो यह 6.9% पर आ गई है। आगे है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 8वें स्थान पर भारत है। आगे है सितंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति आय निवल उपलब्धता है। तो यह है प्रति व्यक्ति जो दाल की उपलब्धता है, यानी दाल की जो अवेलेबिलिटी है, यह है 47.9 ग्राम प्रतिदिन। आगे देखते हैं वर्ष 2019-20 अप्रैल से सितंबर में मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 13.9% हिस्से के साथ सबसे बड़ी वस्तु है। तो 13.9% हिस्से के साथ जो सबसे बड़ी वस्तु है यह है कच्चा तेल, यानी जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, एवं पेट्रोलियम के उत्पाद। आगे है वर्ष 2019-20 के आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो आयात यानी सबसे ज़्यादा जो आयात की गई वस्तुएं हैं, इसमें पेट्रोल, तेल और स्नेहक जो कि 26.4% इनका हिस्सा है। आगे है वर्ष 2019-20 में भारत के निर्यात में मूल्य के अर्थ में सर्वाधिक योगदान देने वाले देश कौन कौन से हैं? तो निर्यात में जो सबसे ज़्यादा हुआ है, किस देश को हुआ है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 16.9% है। उसके बाद है UAE संयुक्त अरब अमीरात 9.3%, और इसके बाद है चाइना 5.5%, देन हांगकांग 3.7%, और उसके बाद सिंगापुर है। यानी सबसे ज़्यादा जो भारत से वस्तुओं का निर्यात हुआ है 2019-20 में, यह USA को किया गया है। आगे देखते हैं 2019-20 में भारत के आयातों में कुल आयातित मूल्य के हिसाब से शीर्ष देश हैं, यानी जो आयात की गई वस्तुएं हैं उसके हिसाब से किस देश से सबसे ज़्यादा आयात हुआ है? तो आयात हुआ है चाइना से 14.5%, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 7.8%, और तीसरे नंबर पर UAE 6% के साथ है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।